यौम जमहूरिया 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान को अपनाने की याद में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ये आज़ाद हिंदुस्तान के संविधान का एहतराम करने का दिन है। आज़ाद हिंदुस्तान का अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसे तैयार होने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। गणतंत्र दिवस हर साल हमें मुल्क के कोने कोने में अमन और शांति, चैन और सुकून, आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल कायम रखने का पैगाम देता है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुल्क की तरक्की व खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने वतन के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। डीडी उर्दू की जानिब से तमाम अहले वतन को गणतंत्र दिवस की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने देखा कि मौलाना आज़ाद के वालिद ने आज़ाद को मदरसे या स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की तालीम से गफलत भी नहीं बरती। मजहबी तालीम उनको घर में इस तरह दी कि आलिम बेमिसाल बन गए। दीगर उलूम के लिए उन्होंने निजी असातिज़ा का इंतज़ाम किया। उन्हें हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि कहीं बच्चा जदीद फिरंगियों की ज़बान न सीख ले। हुआ वही जिसका डर था। आज़ाद ने घर के अंदर ही घर के बाहर के इल्म व अदब, सियासत, साइंस, जोग्राफिया, अंग्रेजी, तिब, नुजूम, कीमिया, तुर्की और दीगर जदीद उलूम हासिल कर लिए और दरसे निज़ामी का कोर्स भी कर लिया। हम वतन से हैं, वतन हमसे नहीं। आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। सब कुछ कर सकते हैं। मैं अगर समझा तो सब कुछ कर सकते हैं। आपने उसकी सारी समाज पर आपने पूरे मुल्क भर के मुस्लिम लोग तो लटा समझे। नमस्कार चक्रवर्ती बाबू। अरे जनाब अरविंदो जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ जो हमारे घरों में शामिल होने के लिए बेकरार है। अति उत्तम। आदाब। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोज बख्त मुहिउद्दीन अहमद अबुल कलाम आज़ाद। शुभ्रोतो, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मालूम है ना ये मुसलमान लोग फिरंगियों के साथ मिले हुए हैं। हमारे कितने साथियों को तो मुसलमान पुलिस अफसरों ने गिरफ्तार किया। क्या पता ये भी कोई जासूस हो? हम सबको मरवाओगे क्या? घबराइए मत, मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितना कि आप लोग हैं। और माफ कीजिएगा चक्रवर्ती साहब, मुझे भी इस मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत है और अपने वतन की सैकड़ों साल पुरानी मुआशरत पर फख्र है। मेरा भी खून खौलता है अंग्रेजों के जुल्म देखकर। मैं भी आप सबके साथ आजादी की जंग में शामिल होना चाहता हूँ। सभी इस्लामी मुल्कों में मुसलमान आजादी और जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे वतन में भी 1857 में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए खून बहाया था और यह हकीकत है। आज भी मुसलमान तहरीक आजादी में शामिल हैं और मैं जानता हूं कि कांग्रेस और आपका रास्ता अलग है, पर वो भी एक वतन परस्त पार्टी है और उसके भी कई बड़े बड़े रहनुमा मुसलमान हैं, जैसे हकीम अजमल खान, जनाब बदरुद्दीन तैयब जी और भी बहुत से मुसलमान। लेकिन हम तुम पर भरोसा कैसे करें? जैसे आप किसी भी नए मेंबर पर यकीन करते हैं, ऐसे ही मुझ पर एतबार कीजिए। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और हाँ, अल्लामा इकबाल एक मुसलमान। उनकी लिखी हुई वतन परस्त नज्म क्या नहीं गुनगुनाते आप लोग? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल है जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। इकबाल कोई महरम,
अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। ए आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ए आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, है आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई मेहरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई मेहरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।
मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आजाद, जितना यकीन हम शुक्र पे करते हैं उतना ही यकीन हम तुम पर भी करना चाहते हैं। क्या तुम एक क्रांतिकारी की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से अदा कर पाओगे? बेशक, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। घोष बाबू, मुझे खुद से भी ज्यादा एतबार आजाद पर है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आजाद ने सबका दिल जीत लिया। वो एक रहनुमा साबित हुए, और होते भी क्यों ना। जवानी का जोश, इल्म का दरिया, बेहतरीन सोच और कौमी एकता उनकी अमानत जो थी। देखिए, मौलाना आज़ाद इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, जहाँ तक इसकी वतनियत का ताल्लुक़ है, इसके अंदर यगानगी है, आपसी भाईचारा है, मेल जोल है, बाहमी हम आहंगी है। तो जो हमारी तहज़ीब है, जिसको हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, इसी वजह से हिंदुस्तान साल साल से ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। बहुत सी कौमें आई, बहुत से मुल्क आए, ख़त्म हो गए, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और मौलाना आज़ाद ने अपने ज़ाती तजर्बे और अपने ज़ाती, ये समझिए कि ज़ाती ज़िंदगी से इस बात को साबित किया कि हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मिल के रह सकते हैं जैसे शीरो शकर। मौलाना ने तमाम दुनिया को इस बात का सबक दिया कि जैसी तहज़ीब, मिली जुली तहज़ीब हिंदुस्तान की है, इस तरह की तहज़ीब दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। आदाब चक्रवर्ती बाबू, मैंने कुछ मुसलमानों को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है आजाद। एक सलाह है, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ? बेशक आजाद, बोलो। अब देखिए, अपना गिरोह सिर्फ बिहार और बंगाल में है। हाँ। और हमें अगर इन फिरंगियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो हमें अपने गिरोह को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। लेकिन आजाद, हम कांग्रेस की तरह खुलेआम काम नहीं कर सकते। हमें अपनी सारी मसरूफियात खुफिया रखनी पड़ती है। जितना हम फैलाव करते चले जाएंगे उतना ही पुलिस की नजर में आने की गुंजाइश बढ़ती चली जाएगी। चक्रवर्ती बाबू, मेरे ख्याल में हमें खतरा उठाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आजाद की बात में दम है। जब तक हम मुल्क भर के इनकलाबियों को यकजा नहीं करेंगे, तब तक इस ताकतवर बरतानवी हुकूमत को हिला नहीं पाएंगे। अमृतसर के एक अखबार से नौकरी का बुलावा आया है। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां जाऊं और वहां के इनकलाबियों से ताल्लुकात बढ़ाऊं और अखबार में ऐसे मजमून छापूं जिससे कि अवाम में जोश पैदा हो और वो आजादी की लड़ाई में खुलकर सामने आए। और आजाद अमृतसर चले गए। आजाद जहां भी जाते अपनी छाप जरूर छोड़ते। वहां पे वकील नाम के अखबार के जरिए अपने तरक्की पसंद ख्यालात लोगों तक पहुंचाने के अलावा पंजाब के इनकलाबियों जैसे कि सरदार अजीत सिंह से ताल्लुकात बनाकर आज़ादी की मुहिम को बढ़ावा देते रहे। एडिटर साहब, आपने मुझे बुलाया? जी, खबर दर्दनाक है। आपको इसी वक्त कलकत्ते के लिए रवाना होना है। इसी वक्त? जी। क्या बात है एडिटर साहब? आपके भाई अबू नसर, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या खुदा, ये तूने क्या कर दिया? अरे क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने अबू नसर के लिए। सही मायनों में मेरा जानशीन था वो। अल्लाह उसकी रूह को तस्कीन दे। अफसोस, इराक से भेजे हुए आखिरी खत में भाईजान ने लिखा था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। पता नहीं ये क्या हुआ। तुम्हारे वापस आने के बाद वो रहमान के साथ मूसल के रास्ते गया था। वहाँ अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई। कई महीनों तक सख्त सर्दी बर्दाश्त की, पर घर पर इत्तला न की, जिससे हम लोग नाहक परेशान न हो। सज्जाद हैदर, जो अंग्रेजी काउंसिल में काम करते हैं, उन्होंने अब्बू जान को ये मनहूस खबर दी। बड़ी मुशक्कत से भाईजान को हिंदुस्तान लाया गया और दफन कर दिया गया। भाईजान की फितरत ही कुछ ऐसी थी कि वो अपनी परेशानी को किसी के आगे जाहिर नहीं होने देते थे। सब्र कीजिए। सब्र कीजिए अब्बा। सब्र कीजिए। अबू नसर के जाने के बाद मौलाना खैरुद्दीन की तबीयत भी नासाज रहने लगी। घरेलू नाव जो पुरसुकून अंदाज में चल रही थी तो गयानी का शिकार हो गई। आजाद, इधर सुनो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बैठो। पहली बात तो ये कि भाईजान की मौत के बाद अब तुम्हें ही अब्बू जान का जानशीन बनकर रहना होगा, इसलिए तुम अपनी सारी भागदौड़ बंद समझो। तुम जानते हो अब्बू की बिनाई अब पूरी तरह बंद हो चुकी है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस बात को किसी पर जाहिर न होने दे कि अब उन्हें कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए अब तुम्हें अब्बू जान के साथ कलकत्ता में ही रहना होगा। लेकिन आपा, जो रास्ता मैंने अपनी जिंदगी के लिए चुना है वो आप जानती हैं, और मैं अपनी निजी जिम्मेदारियों से मुंह हरगिज नहीं मोड़ रहा हूं। लेकिन मेरी जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं उनका क्या? अभी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, और वो ये कि अपने बुजुर्ग वालिद का सहारा बनो। आपा, अब्बू जान की तबीयत का ख्याल मुझे भी है। मैं भी फिक्रमंद और परेशान रहता हूं, लेकिन सोचता हूं कि मेरी सहाफत का कामकाज कैसे चलेगा। और आपा, मैं जितनी मोहब्बत अब्बू जान से करता हूं उतनी ही मोहब्बत अपने मुल्क से भी। अब आप ही बताइए आपा, मैं करूं तो क्या करूं? बताती हूँ भाई,
तुम्हारी आपा से बेहतर तुम्हें कौन समझ सकता है। तुम्हारे मुताबिक इंतजाम हो गया है। लतीफ साहब से अखबार दारुल सल्तनत के बारे में बात हो चुकी है। लेकिन आपा वो अखबार तो बंद हो चुका है। तुम्हारे लिए उसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। तुम लिखोगे तो अखबार खूब चलेगा। आपा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अब्बा की खिदमत के साथ साथ इस अखबार के जरिए अपने मुल्क की खिदमत भी कर सकूंगा। बिल्कुल। आपा मैं चलूं, एक जरूरी काम है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज आपा। बहन के इसरार पर मौलाना आज़ाद ने कलकत्ते में ही क़याम किया। दारुल सल्तनत अखबार की इदारत संभाली, लेकिन बात ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और साल भर बाद ही मौलाना ने अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को अव्वलीन तरजीह देते हुए कलकत्ता से कूच किया। मौलाना ने मिस्र, तुर्की, ईरान और कई मुल्कों का दौरा किया और वहाँ उन इनकलाबियों से मिले जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे। इससे उनका यकीन पक्का हो गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अपने मुल्क को एक आज़ाद जमहूरियत बनाने के लिए लड़ना चाहिए। ये बात गालिबन 1908 की है, जब मौलाना अपने मगरबी ममालिक के दौरे पर निकले। तुर्की भी गए, फ्रांस भी गए, और जब वो फ्रांस में थे तो वहाँ उनको जो फ्रांसीसी ज़बान थी उसने बड़ा उनको कायल किया और वहाँ उन्होंने ज़बान को सीखना शुरू किया। और शुरू ही नहीं किया बल्कि बाद में पता चलता है जब वो मिनिस्टर बने तो उस पर उनको उबूर भी हासिल हो गया था। फ्रांसीसी की किताब भी पढ़ा करते थे। और यही नहीं, मौलाना आज़ाद तुर्किया ज़बान भी जानते थे। ज़बानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है और तहज़ीबों का ताल्लुक़ है, इसमें मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि जो उबूर उनको हासिल था न सिर्फ हिंदुस्तानी तहज़ीब में बल्कि मगरबी तहज़ीबों के ताल्लुक़ से भी उनको एक वर्ल्ड भी उनका था। उनके कुतुब खाने में, उनकी स्टडी में अंग्रेज़ी के साथ साथ फ्रेंच की बहुत किताबें निकली और जिन पर मार्जिन में नोट लिखे हुए थे। और बल्कि ख़ुद कहते हैं, वो एक जगह खुद कह रहे हैं अपने एक इंटरव्यू में कि एक स्टेज ऐसी आई जहां उन्हें लगा कि अंग्रेज़ी और फ्रेंच की किताबें क्रिटिकल इंक्वायरी के लिहाज से उन्हें ज़्यादा पुरकशिश लगने लगी। उसी दौरे में पेरिस से लंदन कूच करने से पहले ही पता चला कि वालिद की तबीयत नासाज है। एकदम अपना दौरा मनसूख करके मौलाना आज़ाद वापस कलकत्ता लौट आए। मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बार मना किया है, मेरा हाथ मत चूमा करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम सब यतीम हो गए भाई। अब्बू की बहुत याद आती है। अब्बू जान के बाद अब आप ही मुरीदों के पीर हैं। आपा, मुझे ये सब नापसंद है। क्या नहीं पसंद? ये जो अब्बू जान के चाहने वाले, उनके मुरीद हाथ चूमते हैं। अरे हम क्या कोई दरवेश या बुजुर्ग हैं जिनकी इतनी ताजीम अदब की जाए? इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये सब तो नस्लों से होता आ रहा है। आपा, ये सब बेतुकी बातें हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। अरे आपके बराबर का या आपसे उम्र में बड़ा इंसान आपके कदमों में गिरे? पापा, आप तो मेरे मिजाज को जानती हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। शुभ तो
इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौलाना एक बहुत अच्छे ख़ानदान से थे और उनके जो वालिद थे मौलाना खैरुद्दीन, उनको चाहने वाले तमाम दुनिया में मौजूद थे। और मौलाना चाहते तो मतलब पैसे में जो है अपने रेल पेल होती उनके पास और बहुत पैसा उनके पास होता, लेकिन उनका नस्बुलैन ये था ही नहीं पैसा कमाना। वो तो मुल्क की आज़ादी के लिए काम करते थे। आजाद, श्री अरविंदो, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और मेरे अलावा बाकी सब और सुब्रतो वो भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। क्या? इतनी दूर बैठे बैठे मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक अरसे से सुब्रतो ने मेरे खतों का जवाब नहीं दिया। कितनी कुर्बानियां मांगेगी ये मिट्टी हमसे, लेकिन जितनी भी कुर्बानियां मांगे हमें रोते हुए नहीं, हंसते हुए कुर्बान होना है। टूटी हुई हिम्मत तुम्हें देखकर फिर जाग उठती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 100% सच मेरे दोस्त। अब देखना यह है कि हम हिंदुस्तान के काबिल हैं या नहीं। चलो मेरे दोस्त, अपना फर्ज निभाते हैं। चलो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मैं जीता हूँ तेरे लिए प्यारे हिंदुस्तान मेरे, तू हिंदू तो क्या हुआ, मैं मुसलमान तो क्या हूँ। कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, कुर्बान है सब तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, जान हाजिर तेरे लिए। मुझे इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, मुझे इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है। हाँ इश्क है, इश्क है, इश्क है, अपने वतन से इश्क है, अपने वतन से इश्क है।